तो प्रणाम आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। पार्ट ए इजी था क्योंकि पार्ट ए में जितने भी प्रॉब्लम्स थे सारे ट्वेल्थ बेस्ड स्टैंडर्ड पे थे। अभी भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो ट्वेल्थ बेस्ड स्टैंडर्ड पे ही होंगे। बट वो पार्ट ए 1 मार्क्स का था तो थोड़ा इजी था। अब जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस टफ होना शुरू होगा। पर टफ नहीं, क्या कहना चाहिए, वो सिर्फ चैलेंजिंग होगा बट कंसेप्चुअल ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस हमें करना है। तो आज उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमने पार्ट ए पार्ट बी कर लिया था। पार्ट ए 1, पार्ट ए 2, पार्ट ए 3, पार्ट ए 4, ये सारे पॉइंट्स हो गए थे यहाँ पे। तो पार्ट बी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल निकालना है इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग था इसके प्लेन में आपका पोटेंशियल बताना है। पहले हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग देखे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई जेड। अब हमें फाई इन एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई प्लेन में क्या पोटेंशियल है इसका। तो अब है क्या कि हमें प्लेन में निकालना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल आएगा वो नियर टू दिस एक्सप्रेशन के बराबर है। फाई आर इज इक्वल टू क्यू अल्फा प्लस बीटा आर स्क्वायर, इसके बराबर है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है बीटा। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बीटा। ठीक है। दूसरा सवाल है हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हम बीटा के बारे में पहले सॉल्व करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपसे सवाल बन रहा है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाकी अभी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं कि B1 B2 इजी है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बीटा, यू माइट नीड टू यूज द एक्सप्रेशन फॉर्मूला। ठीक है। और पार्ट बी है इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। अब ठीक है, पहले आपको पॉइंट बी हम दिखाते हैं, पॉइंट बी कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बी देखिए, ये रहा आपका पॉइंट बी। और हमें पहले यहाँ निकाल लिए वी ए, अब हमें निकालना है यहाँ वीबी पे निकालना है। पहले हमने निकाला वी ए पॉइंट पे, अब हमें निकालना है वीबी पॉइंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस प्लेन में निकालना है। ठीक है। और अभी भी हमें टू ए को थिकनेस को नेग्लेक्ट करना है। ये भी इजी सवाल है बट इंटरेस्टिंग है। दिस प्रॉब्लम इज मच इंटरेस्टिंग देन A1 पार्ट। इसमें देखिए दो ही प्रॉब्लम है और 1.7 मार्क्स का है ये। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन के लिए अभी हम सबसे पहले आप देखिए, हमने ये रिंग लिया। अब हमें इस रिंग के, सर्कुलर रिंग है, अभी यहाँ पे दिख रहा है सर्कुलर रिंग है आपका। अब हमें इस रिंग के किसी आर पॉइंट पे निकालना है, और ये आर, और ये हमारा कैपिटल रेडियस आर है। हमें किसी आर पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, हमें किसी आर पॉइंट पे निकालना है। अब हमें ये आर हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा सिलेंडर लेंगे, और वो सिलेंडर इस टाइप से लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये सेंटर सी है, ये सेंटर सी है हमारा। और हमें अब ये सिलेंडर लिया, अब इस सिलेंडर का रेडियस क्या है, इस आर के बराबर है। और ये एक्स वाई प्लेन में सेंटर है इसका, और ये जेड दूरी पे है, यहाँ से भी जेड नीचे है। मीन्स टोटल अगर आप देखें तो टोटल आपको कुछ इस टाइप का होगा। ये सेंटर सी है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा एक्स वाई प्लेन का पार्ट।
ये सेंटर सी। सेंटर सी एक्सेल प्लेन का पार्ट, और अभी दिख नहीं रहा है बराबर, पर ये दूरी जेड है और ये भी दूरी हमारा जेड है। चलिए इसको दिखाई देते हैं। देखिए हम आप लोग के साथ साथ इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि आपका ऐसा ना लगे कि बहुत फास्ट हो रहा है, सब कुछ धीरे चले इसीलिए कर रहे हैं। ये जेड दूरी है। अब हमारा जो भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्लेन में जो रिंग रखा हुआ है, तो उस रिंग का जो सर्कुलर पार्ट है वो इस टाइप का हुआ। तो ये मेरा वो एक्स्ट्रा प्लेन का रिंग वाला पार्ट था, और हमने जेड दूरी दिया। अब यहाँ पे क्या है ना, इस जेड को मच मच अगर आर से क्लोज कर दें, तो हमारा क्या होगा कि बहुत स्मॉल हो गया। मतलब एक्चुअल में अगर हम ये जेड को मच मच लेस देन आर कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो जेड है, हमारा ये जो जेड है ये बहुत नजदीक आ जाएगा प्लेन से। तो हम एक्चुअली में फिर लिमिट लगा के ये सोच सकते हैं कि हाँ हम लोग इस प्लेन पे ही हैं। अगर जेड को बहुत कम कर दिया जाए तो ये इस प्लेन पे ही आ जाएगा, है कि नहीं? इस प्लेन पे ही आ जाएगा। अगर जेड को बहुत छोटा करेंगे तो बहुत प्लेन पे आ जाएगा। अभी पिक्चर के लिए बड़ा करके रखे हैं, पर वो प्लेन पे ही आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया। वी विल यूज गॉसियन सरफेस। देखिए हर में याद रखिए कि आपको वैसा उस तरीके से सॉल्व करना है जिससे कि कम से कम मैथ्स यूज हो, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स नहीं है। तो हमने फिजिक्स के अप्रोच से यहाँ गॉसियन सरफेस लिए। अब ये सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, ये आर रेडियस का है, क्योंकि हमें आर पॉइंट पे निकालना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसमें दिखाते हैं। तो गॉसियन सरफेस लेने के बाद अब अगर हम आगे बढ़े तो आप वहां देखिए कि हमारा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ था 5 ZR, ये हमारा था कुछ इस टाइप का, क्यू अल्फा प्लस बीटा आर स्क्वायर, है ना? तो अब हमें पहले तो ये सोचना होगा कि इसको कैसे अप्रोच करें। ये पोटेंशियल का है, तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यू अल्फा इंटू क्यू बीटा आर स्क्वायर, एंड क्यू नथिंग बट द टोटल चार्ज ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास पोटेंशियल है, इसे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे अगर आर और जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमें आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो उससे पहले हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्या है ये। अच्छा आप ये सोचिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और फिजिक्स के टर्म से देखा जाए तो और आसान होगा। जब हमारा ये रिंग था रेडियस आर का, और जब हम इसके किसी जेड पॉइंट पे पोटेंशियल सोच रहे थे, और वो जेड जब बहुत बहुत आर से छोटा था, तो क्या एक्सप्रेशन आया था? याद कीजिए क्या एक्सप्रेशन आया था। फोर्स का एक्सप्रेशन हमें याद है क्या था। वो जो जेड का एक्सप्रेशन था वो कहीं ना कहीं आपको याद होगा, या आप चलिए हम अभी कभी करके दिखा देते हैं। तो तब वो तो हमने निकाले थे के क्यू बाय आर, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, के क्यू बाय आर 1 - Z²/2R²। यही था ना पोटेंशियल, दिस एट ए पॉइंट, यही निकाले थे हम, अगर जेड बहुत छोटा हो। तो इसका डेरिवेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये भी एक क्यू अल्फा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि अगर हम इस ए पॉइंट को रिंग के नजदीक लाएंगे तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि दूरी कम हो रहा है। सही बात है सर, जब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब ये क्यू अल्फा वाला पार्ट तो मेरे पास सर पहले भी था, अब हम इसमें एक अलग सा टर्म ऐड कर रहे हैं, और इस टर्म का हमें बीटा फाइंड करना है। हमारे पास ये क्यू अल्फा वाला पार्ट पहले भी था, जो कि ये वाला पार्ट था, दिस इज क्यू अल्फा। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ए क्यू बाय आर 1 - Z²/2R² प्लस क्यू बीटा आर स्क्वायर। हमारे पास सर अल्फा का तो वैल्यू पता ही है, के बाय आर इंटू दिस।
बट हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि बीटा कैसे निकला जाए। तो आप इसे समझ पा रहे हैं कि क्यों इसमें कुछ जुड़ रहा है, ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट था वो तब का था जब ये पॉइंट पे था, उस जेड दूरी पे था। अगर हम जेड को और नीचे लाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट, ये एक्स्ट्रा एडिशन है, ये एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं इस पोटेंशियल में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। इतना तो पता है सर, क्योंकि हमें पोटेंशियल का टर्म चाहिए, तो Q/r मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो यहाँ से डायमेंशनली हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा जो भी होगा वो 1/r³ के बराबर होगा। बट हमें यहाँ अल्फा मिल चुका है, हमें यहाँ अल्फा मिल चुका है। अब देखिए क्यू को हटा दीजिए, रेस्ट ऑफ ऑल इज अल्फा, एंड दिस इज एक्स्ट्रा एडिशन बिकॉज हम लोग अब ए को नजदीक ला रहे हैं, प्लेन में ला रहे हैं, है ना। ठीक है सर, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K/Q/R³ सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम लोग, प्लस -2Q/dr। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हर बार लिखना जरूरी नहीं है ना। -2Q/dr। अब हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें एक ये कंपोनेंट है, एक इसमें एक कंपोनेंट है। अभी इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। इसको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको आप ऐसे कीजिए, पोटेंशियल स्केलर है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको ऐसे लिखेंगे सर कि ये जो भी टर्म है आप ऐसे समझो कि 5z/r हमारा निकल गया। सर हमें पता चल गया कि क्यों हम एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं, हाँ पता चल गया सर, क्योंकि हम नजदीक ला रहे हैं रिंग से तो हम ऐड कर रहे हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा आप थोड़ा गौर कीजिए कि अगर ये मेरा रिंग है, अगर ये रिंग है तो इस रिंग का किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा हो, तो अपन इसको देख लेते हैं। अगर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और ये r दूरी पे हमने कुछ रखा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो। देखिए अगर आप एक लॉजिकली देखा जाए तो सर ये वाला पार्ट जो है, ये सेगमेंट जो है हमारा, जो ये सेगमेंट है सर हमारा, ये सेगमेंट में इधर वाला चार्ज का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बहुत नजदीक है। और इधर वाले चार्ज के का कारण चार्ज तो अधिक है पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग आर बहुत ज्यादा ही, आर के वेरिएशन से पोटेंशियल का वेरिएशन अधिक पड़ेगा, आर के वेरिएशन से पोटेंशियल का वेरिएशन अधिक पड़ेगा, तो हम लोग जिधर आर कम है उसको उसको मेजर मानेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस कारण, इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, रेडियली ई आर होगा, इसको E1r। और ये छोटा सा पार्ट जिसका की दूरी से बहुत कम है पर चार्ज कम है, पर हमको पहले पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1/r² के प्रोपोर्शनल है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो ये रेडियस से अधिक इफेक्ट पड़ता है इसमें, तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2r। तो hence as we know E2r is greater than E1r, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा हमारा। तो अब उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये रिंग लिए, देखिए अगर आप चाहते तो हम पहले से कुछ लिख के ला सकते थे, पर हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप भी समझते हुए चले कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब स्किप भी कर सकते हैं, कहीं लगे नहीं पता ही है तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे हम आर ले रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, अब एक बात सोचिए जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, प्लेन में जो सोच रहे थे, अब अगर हम इस चार्ज को, ये समझ में आ गया कि अगर हम उस रिंग पे, रिंग के प्लेन में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, वो इस डायरेक्शन में होगा।
पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा ठीक है सर। अब अगर हमें ऑसिलेशन कराना है इलेक्ट्रॉन का, अभी हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अगर ऑसिलेशन कराना है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ इलेक्ट्रॉन हम रख दे, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा सर? इलेक्ट्रॉन भागेगा इस तरफ। इलेक्ट्रॉन भागेगा किस तरफ? इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन का हार्मोनिक ऑसिलेशन कराना है, जो कि सेकेंड पार्ट में है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर लाना पड़ेगा? इस तरफ। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हार्मोनिक मोशन हो, मतलब इस सेंटर के अबाउट वो टू एंड फ्रो करे, तो हमें टोटल चार्ज ऑफ द रिंग को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव करना पड़ेगा, ताकि ताकि क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाए। सही बात है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, सी के अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर हम इस पूरे को निगेटिव कर देंगे, तो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा, कि अब नेट चार्ज जो है, नेट फोर्स जो है, वो अब इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इस तरफ, तो उसके अपोजिट जाएगा। या सिंपल सोचिए, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव को धक्का मार रहा है सेंटर की तरफ। अगर हम निगेटिव कर दें, ठीक है ना, अगर अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो अपने आप इधर खींचेगा, मतलब सेंटर से अवे खींचेगा। पर अगर हम निगेटिव कर दें तो सेंटर तो उसको रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा सेंटर की तरफ। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ये पूरा ओरिएंटेशन को आप निगेटिव कर देंगे सर, निगेटिव चार्ज से भर देंगे, तो किसी दूरी r पे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरफ हो जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा। सिंपल बात है। अगर यहाँ अभी हम निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, तो उसको अपनी तरफ खींचता। पर निगेटिव रहेगा तो उसको हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए इधर करेगा। पर अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग पे होगा और इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो कभी भी हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होगा। इसलिए हार्मोनिक ऑसिलेशन यहाँ होगा, उस तरफ नहीं होगा। तो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन क्यू मेरा निगेटिव होना चाहिए, हम अभी बता दें। फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन क्यू हमारा निगेटिव होना चाहिए। फॉर एस एच एम क्यू शुड बी निगेटिव, रिंग का चार्ज निगेटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन कर पाएगा। ये फिजिक्स के सेम दिख गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी तक बस हम अभी हर पैमाने की जो थ्योरी उस पर सोच रहे हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस पे अब हम लोग आते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर अभी केस मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी हार्मोनिक ऑसिलेशन सेकंड पार्ट में वहां पूछा जाएगा आपसे कि फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन बताओ कि चार्ज क्या होना चाहिए। अब और किसी हम जेड दूरी पे रखे थे, तो भी तो हमारा फोर्स लग रहा था सर, लग रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? ऊपर की तरफ था। अब रेडियल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? इस तरफ था। इसका मतलब अगर किसी आर वेक्टर पे रखते हैं हम लोग, तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा सर? हमारा देखिए, एक इधर लगा, एक इधर लगा, तो रिजल्टेंट मेरा उधर होगा, है ना। इसलिए हमें ई जेड और ई आर के बारे में बात करना पड़ेगा। जेड के अलोन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आर के भी अलोन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए हमें ई जेड और ई आर दोनों के बारे में बात करना होगा। ठीक है सर। तो कैसे करेंगे बात, तो उस पर भी हम लोग आते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था क्यू अल्फा बराबर के क्यू बाय आर 1 - z² बाय 2r² प्लस क्यू बीटा r²। आपको समझ में आ गया? क्यों एडिशन करने के नजदीक ला रहे हैं, तो वहां पे एसएचएम के लिए कहा एडिशन, तो भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं ना, देखिए एक बात समझिए, ये हमारा कौन सा, ये हमारा जो पोटेंशियल है, वो तो जब हमारा एकदम यहाँ पे रखा हुआ था जेड, तो हम इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ई जेड आएगा। ई जेड इक्वल टू के क्यू बाय जेड इंटू आर क्यू। ठीक है सर। अब अगर हमें ई आर चाहिए, तो आर वाला टर्म तो ये वाला है सिंपली, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल का जो टर्म था, ये सिंपली था जेड एक्सिस के अलोंग का। ठीक है ना, कि जेड को हम नीचे करेंगे तो एक्स्ट्रा एडिशन आ रहा है। पर ये एक्स्ट्रा एडिशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जेड को कम कर रहे हैं। तो अगर किसी आर पे हैं, तो हमारा ई आर वाला जो टर्म आएगा, क्योंकि सिंपली देखिए यहाँ पे सारा चीज जेड के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके टर्म्स में आएगा? जेड के टर्म्स में।
और यहाँ पोटेंशियल आर स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ ई आर मेरा क्या आएगा, -2q/r। ठीक है, इससे हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड -2q/r आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन पता है, अलोंग आर पता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी आर वेक्टर सेंटर से लें तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ पता है। देखते नेगेटिव भी आ रहा है, ये आर कैप के अपोजिट में फोर्स लगेगा। हमने आर वेक्टर इधर माना और ये इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से दिख भी रहा है नेगेटिव साइन से। दिस इज ई जेड एंड दिस इज ई आर। अब हमें गॉस लॉ से पता करना है बीटा का वैल्यू, तो करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जो सिलेंडर लिए थे उस पर फिर से आए। ये सिलेंडर था और ये मेरा एक्स वाई प्लेन का था पॉइंट सी, और ये मेरा जेड इधर था और जेड इधर था, 2z था और ये रेडियस r था। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ई जेड, इधर भी सिमेट्रिकल है तो ई जेड, और इस तरफ हमारा ई आर, हमारा इस तरफ क्या है, ई आर है अर्थ। तो अब हम क्या करते हैं, पहले गॉस लॉ लगाते हैं इस सरफेस, बाय यूजिंग गॉस लॉ इस सरफेस में लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई जेड इंटू 2 × πr², टोटल ले लिए, टोटल दोनों तरफ से फ्लक्स तो पॉजिटिव है, इज इक्वल टू हमारा अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जेड अलोंग है ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बेस, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। सॉरी यहाँ फ्लक्स का तो फाइव लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, 5 बेस से, है ना। अब कब सरफेस से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई आर की परपेंडिकुलर है सरफेस के, इंटू 2πr इंटू 2z, है ना, 4πr²z। ये हो जाएगा मेरा 5 कर्व्ड सरफेस के। अब अंदर में कोई चार्ज तो है नहीं, रिंग तो बाहर रखा हुआ था ऐसे, रिंग तो बाहर रखा हुआ है ऐसे। जब रिंग बाहर रखा हुआ है तो अंदर में चार्ज है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 बेस इज इक्वल टू -5 कब। और क्योंकि हमारे पास ई रेडियल पता है हमें क्या है, -2q/r। अब पहले हम लोग कब का निकाल लें तो क्या आएगा, यहाँ से कर्व सरफेस के लिए रेडियल ले लेंगे, -2q/r इंटू r² इंटू 4 इंटू पाई इंटू जेड, या लिखे तो -8q/r² पाई जेड, -8q बीटा r²z। ये हमारा बेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। और हमें हमारे पास ये वाला पार्ट बेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बेस में ई जेड हमें पता ही था कितना था सर, ई जेड हमारा ई जेड था k क्यू जेड था इंटू सरफेस एरिया, हमें लेना सॉरी लेना है बेस एरिया, तो 2πr²। तो हमारा यहाँ से बीटा आएगा ना, हमारा यहाँ से बीटा कितना आएगा, तो सॉल्व करिएगा तो बीटा हमारा आएगा, ये क्यू कट जाएगा, इधर से जेड जेड भी कट जाएगा, r² भी कट जाएगा। तो बीटा हमारा जो आएगा वो आएगा, सिंपली यहाँ से बीटा निकालना है। तो बीटा आएगा 1/16πε0, सॉरी ये हम लोग के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, तो के टर्म्स में ही लिखते थे, फिर हम लोग पाई इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व आगे लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, हाँ
कितना आएगा बीटा? बीटा आएगा आपको के, जेड भी कट जा रहा है, अच्छा काट ही देते हैं, पाई आर स्क्वायर कट गया इधर, जेड कट गया, क्यू ये भी चला गया, तो के बाय आर क्यू -1/4 है ना, हमारा ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो -1/16 एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू आर, तो कितना अच्छे से हम लोग बीटा निकाल लिए। तो बीटा आ गया हमारा -1/16 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब। तो यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट का तो एक्सप्रेशन पहले ही मैंने दे दिया कि क्या करना है। सेकेंड पार्ट में जो पूछा है क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में है D1 तो हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देते हैं पॉइंट बी पे, तो डिटरमाइन द साइन ऑफ क्यू, डिटरमाइन द साइन ऑफ क्यू so that resulting motion would correspond to the हार्मोनिक ऑसिलेशन। अभी अभी हमने बात किया, अगर SHM होना है तो Q को निगेटिव होना पड़ेगा, तो B2 का तो पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सॉरी निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन Q को निगेटिव होना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ओमेगा निकालने के लिए सिंपल है कि अब हमें सिंपल बात पता है कि हमारा वो यहाँ पे रखा हुआ है ना किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रॉन, तो अब उसे हमें यहाँ इसे पुश करना है, तो इधर हमें डोमिनेंसी नेगेटिव का बढ़ाना पड़ेगा तो ही पुश हो पाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो हमें अब सॉरी निकालना क्या है हमारे पास, वो ओमेगा निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारा वहां पे, अगर देखा जाए ई आर हमारा क्या था, -2q/br था। अभी हम यहाँ से -2q/br में अगर हम के वाला टर्म जो था उसको पुट करें तो आएगा -k/4 r3। तो ये हो जाएगा मेरा k3/4 r² er, er हो जाएगा k3 इन सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, k3/2 r²। हमारा ये ई रेडियल वाला है नहीं। अब हमारा हमें क्या निकालना है हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। अब देखिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन k3e/2 r²। ऑब्वियस ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब मतलब कि इस तरफ काम कर, तो यहाँ से अगर आप हाँ यहाँ पे कुछ लगता है गड़बड़ी हुआ है कहीं। अच्छा सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, ये मेरा R³ था सर। एक्चुअली में होता क्या है ना, इतना बड़ा स्क्रीन पे हर चीज देखना और लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मैनुअल गलती हो जाता है इन सब कुछ। 4 R³ यहाँ पे ये टर्म नहीं होगा, सॉरी सर। अब ठीक है। और मैं सोचा भाई ये कौन सा ऑसिलेशन है जिसमें कि रेडियस के टर्म्स में आया ही नहीं कुछ, और आया भी तो 1/r²। एफ आर क्या हो गया यहाँ पे, ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, k/2 r³ अब हमारे पास एक्सेशन निकालना है ऑब्वियस। हम अब k/2 r डिवाइडेड बाय 2m r³, m इज नथिंग बट मास ऑफ, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा मेरा, मेरा ओमेगा स्क्वायर हो गया k/2 e। देखिए आप बोलेगा सर नेगेटिव साइन कहाँ है, हम सारा मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हैं सर, हम सारा खेल रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ। हम मैथमेटिकली उतना नहीं लिख रहे सब कुछ, हमें पता है कि वो इधर ही काम कर रहा है, क्योंकि सिंपली हमें पता चल गया नेगेटिव होगा तो इस तरफ ही हमारा फोर्स होगा, इसीलिए हम साइन अब यहाँ माइनस होने की जरूरत नहीं है। k/2 e/2m e/r³ ओमेगा हो गया k/2 e।
मैं जहाँ पढ़ता था ना, वहाँ मेरे एक सर थे, वो हमेशा बोलते थे कि फिजिक्स को मैथ्स के तरीके से नहीं देखना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स में बहुत डिफरेंस है। और जब इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो आपको दिखता भी है कि हाँ डिफरेंस तो है, क्योंकि ट्वेल्थ का बोर्ड तो है नहीं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 पाई, तो के क्यू ई बाय 2 MER। तो वो बहुत मतलब आज हम जो भी लिख रहे हैं वो उन्हीं का फिजिक्स का दिया हुआ आशीर्वाद है, और कुछ नहीं। बाकी जो सुन रहे होंगे, जिनको जिनको पता होगा उन्हें पता होगा ये बात। कितना अच्छा मतलब सही, वो फिजिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स, ये टर्म बहुत सही है। फिजिक्स को फिजिक्स रहने देना चाहिए। हाँ, वो तो बोलते थे मैथ्स नौकर है फिजिक्स का। बट ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे अरे मुझे मैथ पसंद है तो फिर कैसे नौकर। पर नहीं नहीं, नौकर मतलब वैसा कुछ सेंस में नहीं है। वो एक टूल है सॉल्व करने का, पर फिजिक्स इज फिजिक्स। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है प्रॉब्लम्स की, अगर घटना अधिक कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, फिर आप वहाँ पे फिर अपना सोच ही आपका काम देगा। फिर मैथ्स के थ्रू आप कितना इक्वेशन लिख पाओगे। फिजिक्स आपका इक्वेशन को रिड्यूस करता है, जो 2 लाइन में लिखना है उसे 1 लाइन में लिखने में हेल्प करता है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी भी आ गया, और आई थिंक आपको इस बार अच्छा लगा होगा। हम अपना बेस्ट दिए इसको सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारा लैपटॉप के साथ लिखने में दिक्कत होता है कभी कभी। तो कहीं कुछ अगर मिस्टेक रह गया होगा उसे माफ करना, पर आई थिंक जो भी है सब सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सी पे जाएंगे, वो द फोकल लेंथ ऑफ आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। तब तक के लिए आप लोग पार्ट सी सॉल्व करना चाहें तो करें, वरना कुछ देर में उसका वीडियो आ जाएगा। बाकी जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, थैंक यू देखने के लिए। या अगर नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस अगर कभी मन करे ऐसे खाली बैठे हैं तो सवाल देख सकते हैं। चलिए तब मिलते हैं बाद में।